मूलमधशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वेव में। आज हम लेक्चर नंबर 10 के अंदर पढ़ेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, हमने क्या पढ़ा पहले उसको एक रिकैप कर लेते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में देखा था, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इट इज़ अ पेयर ऑफ टू चार्जेस which is same in magnitude and opposite in nature and both are separated by some distance. We called it electric dipole, and also we studied that the dipole moment is given by P is equal to Q into 2D. वेक्टर फॉर्म में लिखे तो 2D के ऊपर वेक्टर आ जाएगा। एंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय कूलाम इनटू मीटर। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। इसके साथ ही हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ये भी देखा था। तो एक्सियल लाइन पे जब हमने देखा तो ई एक्सियल हमने निकाला था 2kp/r का क्यूब। साथ ही हमने जब ई इक्वेटोरियल निकाला तो इसकी वैल्यू आई थी आपके kp/r क्यूब। और यदि हम इनमें रिलेशन देखना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ई एक्सियल किसके इक्वल होता है? ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल के इक्वल होता है। देखिए आप ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे ये kp/r क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ई इक्वेटोरियल लिख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं ई एक्सियल बराबर कितना है? ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। तो एक रिलेशन होता है ई एक्सियल पे और ई इक्वेटोरियल की वैल्यू में। रिलेशन ये है कि जो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेटोरियल लाइन पर आ रहा है उसका जस्ट दुगना होता है। ये हमने यहाँ पे सीखा था। अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा। तो ये क्या टॉपिक है? नया टॉपिक है एकदम। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखें। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो वर्ड आया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के 4 टाइप होते हैं। 4 टाइप कौन कौन से होते हैं? पहला होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा होता है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्थ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इनमें अंतर क्या क्या है। यदि आप किसी भी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ रहे हैं उसकी पोजीशन के रेस्पेक्ट में, कहने का मेरा मतलब ये है, जैसे मैंने कोई ये स्पेस ले लिया और मैंने बोला कि इस पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? ई है। और आप इस फील्ड के इस जो स्पेस है इसके किसी भी पॉइंट पे चल जाए, जैसे मैंने 2-3 पॉइंट यहाँ ले लिए, जैसे एक पॉइंट ए ले लिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, तो मैं तीनों पॉइंट पे जब जाके देखा मैंने, तो मुझे ए पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला? ई मिला। बी पे भी ई मिला, सी पे भी ई मिला। इसका मतलब हर पॉइंट पर, हर पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी है? इक्वल है। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा कहलाता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन उसकी पोजीशन से होता है। पोजीशन से मतलब ये कि आप स्पेस में कहीं पे भी चल जाए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा एक ही मिलेगी, यानी सेम मिलेगी। तो ऐसा फील्ड का क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और ऐसे फील्ड को हम पैरेलल लाइन से शो करते हैं। तो आपको कहीं डायग्राम में किसी बुक में ऐसे पैरेलल लाइंस दिखाई दे तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फील्ड कैसा है? ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब इस पूरे जगह पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी है? एक ही है, सेम है। तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही फील्ड में हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख रखा है, और जैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस फील्ड में रखते हैं तो उस डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क काम करता है। तो वो टॉर्क कैसे काम करता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, आज हम इसमें पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसको भी देखें कि नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा फिर। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है जो पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब पोजीशन पर डिपेंड तो करता है, लेकिन हर जगह अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होती है? अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो ऐसा फील्ड क्या कहलाएगा फिर? नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है किस पे? आर पे। ये भी कर रहा है आर पे। इसमें वैल्यू सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसमें वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की हर पॉइंट पे कैसी होगी? अलग अलग होगी। तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म है। तो फिर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ऐसे फील्ड को? तो ऐसे फील्ड को हम इस तरीके से आड़ी टेढ़ी लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये लाइंस पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है? ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। तो आपके 2 टॉपिक है आपकी बुक में कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप डाइपोल रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगता है, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगता है। जो इंपॉर्टेंट है आपके यूनिफॉर्म का ही है, इसी से क्वेश्चन आएगा, तो ये कर रहे हैं हम। साथ ही देखिए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल, ये डिपेंड करते हैं टाइम पे। ये किस पे डिपेंड करते हैं? टाइम पे। जैसे वो दोनों पोजीशन पे डिपेंड कर रहे थे, उनका टाइम से कोई रिलेशन नहीं है। टाइम का रिलेशन कैसे? जैसे हम बोले कि भाई किसी स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड 50 न्यूटन पर कूलाम था और 2 घंटे बाद में वो 200 न्यूटन पर कूलाम हो गया, तो टाइम के साथ में क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू बदल रही है। तो जब टाइम के साथ वैल्यू बदल रही है तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाता है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि किसी समय पर 50 न्यूटन पर कूलाम था और 2 घंटे बाद भी कितना है, 50 न्यूटन पर कूलाम ही है, तो हम कहेंगे वो कैसा है? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो टाइम पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कहलाता है कांस्टेंट और वेरिएबल। जहाँ वैल्यू अलग अलग होती है वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहाँ सेम होती है वो कांस्टेंट कहलाता है। और पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें कि भाई इस स्थान पे इतना, इस स्थान पे इतना, हर जगह अलग अलग है तो नॉन यूनिफॉर्म, और सब जगह सेम है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे 4 प्रकार आपके बताए गए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, ऑन द डिपेंडेंसी ऑफ पोजीशन एंड टाइम। सो अब यहाँ पे हम समझ गए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो हम इसको बना लेते हैं इधर। चलो बनाते हैं। तो देखिए ये मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने उधर बताई है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? उस तरफ है। एरो जो लग रहा है उधर है, इसका मतलब इधर कौन है? प्लस, और इधर कौन है? माइनस। आप याद करें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, मैंने आपको पहले भी बताई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बनता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाती है और नेगेटिव में एंटर करती है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये सारी और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उधर जा रही है, इसका मतलब यही है कि इधर की तरफ पॉजिटिव है और उधर की तरफ क्या है? नेगेटिव है। तो आप इस तरीके से डायरेक्शन पता लगा सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है कि इसमें पॉजिटिव साइन तो इधर है और नेगेटिव इधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। साथ ही आपको डाइपोल की भी बताई थी मैंने, डाइपोल मोमेंट जो जस्ट इसका उल्टा है, यानी प्लस से माइनस की तरफ नहीं होती, उसकी कहाँ होती है? माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करें? एक डाइपोल को लिए आपने प्लेस कर रखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल को, किसमें? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो मैंने एक डाइपोल बना दिया। अब इस डाइपोल को जब मैंने बनाया यहाँ पे, तो मैंने क्या किया कि इसको इस तरीके से रखा कि इसका जो ओरिएंटेशन है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कुछ एंगल बनाए। एंगल बनाने से मेरा मतलब यहाँ मैं एक छोटी सी लाइन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर खींच दूँ तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो मैंने इसको इस तरीके से रखा कि हमेशा कितना एंगल बनाए? थीटा बनाए। आप चाहे तो पैरेलल भी रख सकते थे। आप यदि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को पैरेलल रख देते हैं तो उस समय थीटा कितना हो जाता? 0 डिग्री हो जाता, थीटा खत्म हो जाता। यानी इस चीज को आप यू रख देते एकदम, ए पॉइंट यहाँ हो जाता और बी पॉइंट यहाँ हो जाता, तो आपका डाइपोल किसकी डायरेक्शन में हो जाता? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाता। लेकिन अभी फिलहाल हमने कितना एंगल बना के यहाँ पे रखा है? थीटा एंगल यहाँ पे बना के रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डाइपोल के चार्ज भी बता दो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्ज कितना है? -q, और इसमें चार्ज यहाँ बता दिया अपन ने +q। और साथ ही इस डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो ये हमको पता होती है 2d होती है, जानते हैं ना हम भाई 2d। तो आपने एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल थीटा पर रखा है और उस डाइपोल के जो चार्ज है वो -q और +q है, और दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितना है? 2d डिस्टेंस का। ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए यदि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये -q है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा? इस -q को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने के कारण क्या करेगा? इसको एक फोर्स लगाएगा इस पे और इसको खींचेगा। ये -q किससे अट्रैक्ट होगा? इस प्लस से। तो मैं कह सकता हूँ इस -q चार्ज पे एक फोर्स लग रहा है, किधर की तरफ? इस डायरेक्शन की तरफ। कोई दिक्कत? ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस फोर्स की वैल्यू अपन यहाँ लिखना चाहें तो ये हो जाएगी -q_E। ये कहाँ से लिखी मैंने? क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन ने E बराबर F/Q0 पढ़ी थी, तो यहाँ से फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? Q0 इंटू E। तो यहाँ Q0 की जगह यहाँ कितना चार्ज है? -q है, तो -q रख दिया, E की जगह E है। तो ये फोर्स इस चार्ज पे यहाँ पे लग रहा है। सिमिलरली ये माइनस वाला चार्ज इस +q चार्ज को भी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने का मतलब यहाँ पे एक फोर्स लगेगा,
जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अब F बराबर प्लस क्यू ई। कोई दिक्कत? यानी आपके डाइपोल के दोनों सिरों पर दो फोर्स लग रहे हैं, और फोर्स कैसे लग रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये डाइपोल था और इस डाइपोल में ये एक तरफ एक फोर्स तो इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, और लगाओ इस पे फोर्स, तो ये जैसे लगाएंगे तो क्या होगा, डाइपोल इसके अंदर घूम जाएगा। जैसे ये फोर्स लगेंगे डाइपोल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से घूमेगा, और जब ये घूमता है, घूमने का मतलब क्या हो गया, रोटेट कर रहा है, और जब रोटेट करता है तो 11th क्लास में हमने पढ़ा कि कोई ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी को रोटेट करवा दे तो वो फिर फोर्स नहीं कहलाता है, वो कहलाता है टॉर्क। टॉर्क क्या चीज है, किसी भी रोटेशन मोशन में जो फोर्स होता है उसका मोमेंट क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। तो यहाँ पर ये डाइपोल हमको दिखाई दे रहा है कि यूनिफॉर्म फील्ड में जैसे ही हम रखते हैं तो इस पे ऐसे दो फोर्स काम करने लगते हैं, या ऐसा कह सकता हूँ कि एक जोड़ा फोर्स का एक जोड़ा काम करता है दोनों चार्ज पे, जो कि इस पूरे के पूरे डाइपोल को क्या कर देता है, रोटेट करवा देता है। और जब ये रोटेट करता है इसका मतलब इस पे क्या लग रहा है, एक टॉर्क जरूर काम कर रहा होगा। इसी टॉर्क की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कंसिडर अ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ -q एंड +q चार्ज सेपरेटेड बाई 2d डिस्टेंस प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल थीटा। ये तो आपने इसके अंदर थ्योरी लिख दी। आप इसको थ्योरी को आपके जो मैंने नोट्स, मेरा टेलीग्राम जो चैनल है फिजिक्स वेव इंडिया, उसमें जो डाल रखे हैं वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके उस नोट्स को आप देखते जाएंगे यदि इस वीडियोस के साथ, तो आपको इसकी थ्योरी से लेकर सब कुछ मिलेगा। आप वीडियो को देख के एक बार नोट्स को देख लीजिए, आपको टॉपिक बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स भी वहाँ करवा रखे हैं, वो भी आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो अभी यहाँ मैं डायरेक्ट ही करूँगा क्योंकि यहाँ पे थ्योरी लिखने मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप वहाँ नोट्स में देख लें। तो मैं यहाँ पे यदि डाइपोल पे नेट फोर्स की बात करूँ तो हियर नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स यदि मैं यहाँ पे एफ नेट देखूँ ऑन डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट फोर्स कितना है, तो नेट फोर्स यहाँ पे हो जाएगा टोटल फोर्स। और देखिए एक फोर्स की डायरेक्शन किधर है, एफ इधर और एफ उधर, तो मैं यहाँ पे लिखूँ कि एफ वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, इसको वेक्टर लगा दूँ, और यदि मैं वेक्टर हटाऊंगा तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा ये एफ माइनस एफ, या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्यू ई, इसको मैं प्लस में ही रहने देता और फिर इनकी वैल्यू रख देता, तो क्या आता क्यू ई माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई ऑल ओवर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 न्यूटन। ये वेक्टर हटा दो अब क्योंकि अपन ने माइनस प्लस में काम में ले रहा है, तो एफ प्लस एफ टोटल फोर्स होना चाहिए था। तो टोटल फोर्स क्या है यहाँ पे, माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई, तो टोटल 0 न्यूटन आपके पास में नेट फोर्स है यहाँ पे। यानी जो डाइपोल पे टोटल फोर्स काम कर रहा है वो तो कितना है, 0 न्यूटन है। तो क्वेश्चन आता है सीबीएसई में कि जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क कितना लग रहा होता है, तो आपको आंसर देना है कि नेट फोर्स तो हमेशा ही कितना होता है, 0 न्यूटन होता है। लेकिन अब टॉर्क कितना होगा, तो देखो बेटा ध्यान से समझो, ये वैसे तो दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में सेम है, अपन को दिखाई दे रहा है कि एक इधर लग रहा है एक उधर लग रहा है, दोनों की वैल्यू क्यू ही है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसका मतलब नेट फोर्स 0 है। और जब कैंसिल कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये आएगा कि टॉर्क भी 0 हो गया, लेकिन टॉर्क 0 नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये वाला फोर्स कर रहा है काम ए पॉइंट पे और वो वाला फोर्स का काम कर रहा है बी पॉइंट पे। और जब कोई भी दो फोर्स अलग अलग पॉइंट पे कार्य करते हैं, अलग अलग पॉइंट पे एक्ट कर रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म नहीं करते, उल्टा इफेक्ट खत्म होने की वजह वहां पे एक कपल बनाते हैं। कपल मतलब एक जोड़ा बन गया है यहाँ पे फोर्स का, जो कि क्या करेगा, पूरे के पूरे डाइपोल को टेंड करेगा, रोटेट करवा देगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हियर both forces act on a different points and in opposite direction, so they do not cancel each other, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, एंड फॉर्म अ कपल, एक कपल बनाएंगे, एक जोड़ा बना लेंगे, एक युग्म बना लेंगे यहाँ पे फोर्स का, एंड फॉर्म अ कपल विच टेंड्स टू, जो कि क्या करेगा, रोटेट करेगा, विच टेंड्स टू रोटेट द डाइपोल
इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये लाइन आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है कि दोनों जो फोर्स है, नेट फोर्स तो जीरो ही है, नेट फोर्स तो जीरो ही है, लेकिन दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन, एक ही पॉइंट पे काम नहीं कर रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, जिससे नेट एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे और क्या बनाएंगे, कपल बनाएंगे। और कपल बनने से क्या होगा, रोटेट हो जाएगा आपका डाइपोल किसके अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी टॉर्क कितना होगा, तो हम यहां देखें तो देखिए, सो टॉर्क इज गिवन बाय, तो टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क की वैल्यू यदि हम लिखें तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फॉर्मूला आप याद करें टॉर्क का, कि ये फॉर्मूला क्या है, आइदर फोर्स, ये दोनों जो फोर्स है, ये जो इनका युग्म है, जोड़ा है, इसमें से कोई सा भी आप एक फोर्स ले लीजिए। मैंने ले लिया F उधर वाला, F बराबर प्लस क्यू इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इस फोर्स के और उस फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे बनानी पड़ेगी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई इसको मैं थोड़ा सा पीछे से यहाँ से ले आऊँ और उस फोर्स को यहाँ से देखूँ, तो दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, ये है। मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ C, और जब C दे दूँ तो मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, BC है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, BC है। तो मैं टॉर्क बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ यहाँ कि आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। इट इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला है। सो वी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप, F की जगह QE, और BC आप इसको हाई, वो जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है उससे आप निकाल दीजिए। देखिए 90 डिग्री है ये परपेंडिकुलर, तो सामने वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा। और थीटा कहाँ है, ये आपने अभी यहाँ बनाया था थीटा, ये रहा, तो ये थीटा है, तो नीचे वाला भी कितना होगा, थीटा। अब ये ऐसा कैसे होता है, ये है आपके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। आपको पता होना चाहिए ये कि भाई दो ये एंगल थीटा है, तो ये भी नीचे वाला भी थीटा ही होता है, इसको कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। और ये यदि आपका डाइपोल पूरा का पूरा AB इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो नीचे भी कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा। तो इस थीटा के सामने वाला ये कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो नीचे नीचे क्या बच गया अपने पास, बेस। तो अब हमको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए अपन क्या करें, साइन थीटा ले लेते हैं यहाँ पे। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, याद करो, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, याद है। तो परपेंडिकुलर कितना है, BC, और हाइपोटेनियस कितना है, AB। अरे हाइपोटेनियस क्या होगा, AB तो होगा यहां से, और AB की वैल्यू कितनी है, 2D है, हमको पता है। तो BC अपॉन 2D, तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास, BC अपॉन 2D। तो मुझे बताओ क्या BC आपको नहीं मिलेगा यहाँ से, BC बराबर क्या हो जाएगा, 2D साइन थीटा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू, मैं इस लाइन को मिटा दूँ। अब देखो इस लाइन को तो मिटा दीजिए, ये लाइन यहाँ लिखना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे टॉर्क जीरो क्यों नहीं हो रहा है और नेट फोर्स जीरो क्यों है। तो दोनों ही चीज पूछता है क्वेश्चन में। तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई, देखिए Q इंटू ई, F की वैल्यू Q इंटू ई, और BC आ गया 2D साइन थीटा। इसको क्या करें, सही ढंग से जमा ले। हम जानते हैं चूंकि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2D होता है। तो एक फॉर्मूला तो आप यही याद रखें। अब दूसरा फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, यानी इस 2D और इस Q को मिला के हम क्या लिखना चाह रहे हैं, डाइपोल मोमेंट लिखना चाह रहे हैं। तो टो बराबर क्या आ गया, P। Q और 2D तो क्या बन गया, P, क्या बचा, E। तो PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें, इन वेक्टर नोटेशन। तो वेक्टर नोटेशन में आप कैसे लिखेंगे इसे, देखो नोटेशन। तो यहां मैं लिख सकता हूं टो वेक्टर। अब देखो ये चीज वेक्टर नोटेशन में क्यों लिखनी है, इसके लिए अपन को पहले तो ये पता होना चाहिए कि टॉर्क कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है।
टॉर्क रोटेशनल मोशन से रिलेटेड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम एक्सियल वेक्टर भी कहते हैं। ये आपने 11th क्लास में वेक्टर जहां पढ़े होंगे वहां पे आपने पोलर वेक्टर्स और एक्सियल वेक्टर पढ़े होंगे। पोलर वेक्टर्स वो जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सब कैसे वेक्टर्स हैं? ये पोलर है जो कि लीनियर मोशन से रिलेटेड होते हैं। लेकिन यदि रोटेशन मोशन की बात करें जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये जितने भी वेक्टर्स हैं ये आपके कैसे कहलाते हैं? एक्सियल वेक्टर। तो ये एक एक्सियल वेक्टर है और जितने भी एक्सियल वेक्टर होते हैं वो हमेशा जिस भी प्लेन में आप जैसे मैं बात करूं इसी टॉर्क की, तो टॉर्क यहाँ पे किस किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो डाइपोल मूवमेंट पे P पे और एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड जिस प्लेन में होंगे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका ये टॉर्क होएगा। इसको भी हम समझेंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले मैं इसको वेक्टर में लिखना इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। और कौन सा वेक्टर है ये? एक एक्सियल वेक्टर है, हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं PE sin थीटा, और यहाँ पे अब डायरेक्शन चाहिए तो मैंने लिख दिया n कैप। क्या लिख दिया मैंने? n कैप। तो n कैप लिखने से क्या हो गया? ये n कैप यहाँ पे एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो बताता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है? P और E के प्लेन के परपेंडिकुलर। अब आप बोलेंगे कि P और E का प्लेन क्या है? तो यहाँ इस चित्र में देखो, आप इस डायग्राम में आपको पता पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? बोर्ड से इधर की तरफ। डाइपोल की -q से +q की तरफ। तो ये डाइपोल जा रहा है आपका। डाइपोल मूवमेंट का है आपका? बोर्ड के ऊपर है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? बोर्ड के ऊपर है। टॉर्क कहाँ होगा? आपकी तरफ होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में है, डाइपोल मूवमेंट आपका जैसे मान लो y एक्सिस में है, x और y दोनों इसी बोर्ड के ऊपर है, तो आपका टॉर्क कहाँ होगा? z की तरफ, आपकी तरफ, यानी इस बोर्ड से बाहर निकलता हुआ। इस तरीके से मान लीजिए आप कि यहां पर यदि टॉर्क लग रहा है, इस पॉइंट पे बात कर लूं तो P वेक्टर ऊपर जा रहा है, E वेक्टर इधर आ रहा है जैसे, तो ये टॉर्क की डायरेक्शन है, यानी आपकी तरफ होगी। इस तरीके से होगा प्लेन के परपेंडिकुलर। प्लेन कौन है? अभी यहाँ पे बोर्ड है, तो बोर्ड के जस्ट ऊपर की तरफ होगा। अब ये ऊपर ही क्यों होगा, अंदर क्यों नहीं होगा? देखो जेड एक्सिस तो बाहर भी हो सकती है, बोर्ड के अंदर भी हो सकती है। तो वो चीज कैसे पता लगेगी? ये चीज पता पड़ती है हमें राइट हैंड स्क्रू रूल से। जब आप 10th क्लास में पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपके एक राइट हैंड रूल आया होगा। उस राइट हैंड रूल में ऐसे बताया गया था कि राइट हैंड ले लो, यदि उंगलियां आप रैप कर रहे हैं कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क होता है अपवर्ड, यानी थंब आपका अपवर्ड होगा, यानी आपकी यदि ये उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज है तो ये आपका अपवर्ड हो जाएगा, और यदि ये क्लॉकवाइज है तो ये कैसे हो जाएगा? डाउनवर्ड। अब यहां देखते हैं कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो अपने P कहाँ है? ऊपर। E कहाँ है? इधर। अच्छा देखो यहाँ पे इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं वेक्टर प्रोडक्ट से, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये जानते हैं आप लोग कि P sin थीटा n कैप को क्या लिखा जा सकता है? P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये वेक्टर प्रोडक्ट है। तो अब देखो P किसके पास जाएगा? E के पास। पहले कौन है? वेक्टर P है, तो P किसके पास जाना चाहिए? E के पास। P को ले आओ। P को किसके पास लाया? E के पास। ये जो आप P को E के पास लेके आ रहे हो, अब ये देखो कैसा है? क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज? ये क्लॉकवाइज है। अब देखो घड़ी की तरह ही आ रहा है। तो अभी यहाँ पे टॉर्क कहाँ होगा? इस प्लेन के अंदर। और यहीं पे यदि P में ऐसे बना देता कि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर बना देता और P इधर बना देता, और ये P लिख दूं, ये E लिख दूं, वेक्टर लगा दूं, और ये P किसके पास जा रहा होता है? E के पास। अब ये कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो अब टॉर्क कहाँ होता? आपकी तरफ होता। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि टॉर्क कहाँ होगा? प्लेन के अंदर होगा या प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। इनवर्ड कब होगा? क्लॉकवाइज है तब। अब याद करें, नोट कर लें कि किसी भी वेक्टर, एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन जब आप उसको इस नोटेशन में लिख पा रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है एक ही फॉर्मूला है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। जैसे मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो r क्रॉस p होता है। r क्रॉस p, तो इसको देखो, ये कोई एक्सिस है z, ये कोई पोजीशन वेक्टर है r, और यहाँ कोई पार्टिकल है। इस पार्टिकल का मोमेंटम किधर है? p वेक्टर इधर है। तो अब ये चारों तरफ इस एक्सिस के ऐसे राउंड काट रहा है। कौन? ये पार्टिकल क्या कर रहा है? इस एक्सिस के चारों तरफ ऐसे राउंड काट रहा है। राउंड काट रहा है, इसका मतलब क्या? रोटेशन मोशन कर रहा है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? ये चीज पता लगा नहीं, तो हमने पता लगाया कि भाई r तो इस प्लेन पे है और ये P भी इधर है। तो इस तरीके इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये आप ऐसे समझ लो
ये कोई एक्सिस है, ये एक्सिस है, और यहां पर इस तरीके से मैं एक बना देता हूं यहां पे पेन से, इस तरीके से। ये कौन है? आपका आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और यहां पर कोई पार्टिकल है और ये एक्सिस है। तो मैं इसको, आपने देख लिया इसको, आप इसको देखिए, ये कोई एक्सिस है जो आपकी तरफ आ रही है, इससे ये एक्सिस आपकी तरफ निकल रही है, और ये पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, और इस चीज को मैं यू कर रहा हूं। तो अब देखो ये एक्सिस तो कहां चलेगी? ऐसे, और अब इस एक्सिस के चारों तरफ उस पार्टिकल को राउंड करना है ऐसे। एक्सिस तो आपके बीच में रहेगा, इसके चारों तरफ राउंड कर रहा है, तो अब जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो इस प्लेन में नहीं आएगा, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। यानी आर भी इस पे, मोमेंटम भी इसी में, लेकिन जे कहाँ आएगा? आर भी इसी प्लेन में और पी भी उसी प्लेन में रहेगा, लेकिन जे जो आएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। अब परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे, वो किस पे डिपेंड करेगा? अब देखो ये ऐसे से घूम रहा है, ऐसे कौन घूमती है? घड़ी। घड़ी तो नहीं घूमती ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। और यदि मैं इसको ऐसे घुमाता, देखो, तो ये क्लॉकवाइज है, देखो ये क्लॉकवाइज, इस तरीके से मैं घुमाऊं तो ये क्लॉकवाइज है, तो अब एंगुलर मोमेंटम कहाँ होगा? अंदर, मेरी तरफ। और यदि इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं तो अब आपकी तरफ होगा। तो ये आप याद करने के लिए रख ले, नोट डाउन कर लें कि एंगुलर मोमेंटम या फिर टॉर्क या कोई भी एक्सियल वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड कब होगा और आउटवर्ड कब होगा? तो इनवर्ड के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज है तब तो कैसा होगा? ये इनवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज है तो कैसा होगा? ये आउटवर्ड होगा। तो ये आपके सामने है टॉर्क की वैल्यू। अब इसके कुछ केस होते हैं, ये भी हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपको बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे एक फॉर्मूला याद करना है कि टो बराबर कितना होता है? पी ई साइन थीटा होता है, या फिर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है। वेक्टर नोटेशन में पी ई साइन थीटा एन कैप भी लिख सकते हैं, या फिर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर भी लिख सकते हैं, और सिंपल देखें तो पी ई साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि टो बराबर क्या होता है? पी ई साइन थीटा होता है। अब एक चीज और ध्यान देंगे, एन वेक्टर को भी आपको बताना है वहां के, व्हाट इज एन वेक्टर? तो एन वेक्टर क्या है यहाँ पे? इट इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पी एंड ई वेक्टर। आपको वहां लिखना होगा कि एन कैप क्या है? इट इज ए यूनिट वेक्टर विच इज इन डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। इज दैट क्लियर? तो ये आप लिखेंगे। अब आगे चलते हैं, केस की बात करें तो देखो, तो आसान टॉपिक है, अच्छे से समझे इसको। देखो केस फर्स्ट, कि जब थीटा कैसा हो? 0 डिग्री हो। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो पी वेक्टर था और जो ई वेक्टर था, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? अब 0 डिग्री, यानी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे तो चित्र ऐसे बनेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल कुछ इस तरीके से रखा होगा, माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और देखो ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस चार्ज की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो किधर है? इधर ही है। यानी पी और ई दोनों कैसे हैं? एक ही तरफ। यानी आपका जो डाइपोल है वो उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एकदम पैरेलल रखा हुआ है, एकदम पैरेलल। ये मैंने पैरेलल बना दिया, इसलिए थीटा कितना है? 0। और ये जो कंडीशन होती है, जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल इस तरीके से पैरेलल पड़ा होता है, तो ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। मतलब ये अब इस पर कोई टॉर्क काम या नहीं करेगा, ना तो नेट फोर्स काम करेगा। नेट फोर्स तो पहले बता दिया मैंने, 0 ही है, क्योंकि नेट फोर्स यहाँ देखोगे तो ये वापस वही प्लस और ये माइनस, इस पर फोर्स लगेगा किधर? इधर, F बराबर माइनस क्यू ई, और उस पर फोर्स कहाँ लगेगा? उधर ही, F बराबर प्लस क्यू ई। तो देखो दोनों फोर्स कहाँ लग रहे हैं? एक दूसरे के अपोजिट, और एक ही। अब इनकी एक्टिंग वर्किंग लाइन कौन सी है? एक ही है। देखो एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक ही लाइन में काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। तो नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0। तो इस केस में नेट फोर्स भी क्या हो जाएगा? 0, नेट टॉर्क भी 0, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन। ये भी याद रखें। अब देखो ये 0 क्यों हुआ? ये तो मैंने आपको फिजिकली डायग्राम से बता दिया कि 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई कुछ घूमेगा नहीं है, इक्विलिब्रियम में रहेगा आपका डाइपोल, मतलब इस पर कोई टॉर्क काम यहाँ पे नहीं करेगा। अब लेकिन फॉर्मूले से भी देख लें, फॉर्मूला क्या होता है? सिंस पी ई साइन थीटा, और थीटा कितना है? 0 डिग्री, तो पी ई
साइन 0 डिग्री यानी कि 0, तो कितना आ गया 0 न्यूटन इंटू मीटर। आप इसकी यूनिट याद रखें। केस फर्स्ट आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि जब कोई डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखा हुआ है तो उस पर ना तो कोई फोर्स काम करता है ना ही उस पर कोई टॉर्क काम करता है, तो फिर मैक्सिमम टॉर्क कब काम करता है? तो हम देखें कि मैक्सिमम टॉर्क की क्या कंडीशन होगी। तो केस सेकंड लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पे अब? केस सेकंड। अब ध्यान से समझे बच्चों, जब थीटा 90 है, जब थीटा कितना 90, मतलब पी वेक्टर और ई वेक्टर कैसे हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऐसा कब हो सकता है? ये डायग्राम बना के समझे। देखो डायग्राम तो इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि अपन को फिजिक्स आनी चाहिए, बाकी फॉर्मूला लगाए तो अभी पता पड़ जाएगा टॉर्क कितना आना है। पी साइन 90, थीटा कितना 90, तो टॉर्क मैक्सिमम आ गया। कितनी होती है वैल्यू मैक्सिमम टॉर्क की? P इंटू ई, और P को आप खोल दो तो Q इंटू 2D इंटू ई। तो ये आपके पास में टॉर्क मैक्सिमम। तो कभी किसी क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम टॉर्क पूछे, आपको दे दे कि डाइपोल मोमेंट P इतना कूलाम इंटू मीटर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इतना न्यूटन पर कूलाम है, और बताइए कि कितना टॉर्क लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, तो आपको अंडरस्टैंड है कि थीटा कितना दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है, क्योंकि थीटा 90 डिग्री होगा तभी आपको क्या मिलेगा? टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। तो ये एक तो आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे P नहीं दे रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको चार्ज दे देगा और दोनों चार्ज के बीच का क्या दे देगा? सेपरेशन दे देगा। आप डाइपोल मोमेंट निकाल लेना पहले, Q इंटू 2D से डाइपोल मोमेंट निकाल लेना और E को मल्टीप्लाई करके टॉर्क मैक्सिमम निकाल सकते हैं। यहाँ पे थीटा आपको नहीं देगा। आपको याद रखना है कि मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन में थीटा क्या होता है? 90 होता है, या 90 जब थीटा होता है तो टॉर्क कितना होता है? मैक्सिमम। या मिनिमम टॉर्क पूछे तो कितना होगा? 0 वाला? नहीं, एक और आ रहा है अभी, मिनिमम टॉर्क की कंडीशन अलग है, वो 0 नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो डायग्राम से कैसे समझे, तो कब होगा 90 डिग्री? ये डाइपोल ये बना दिया मैंने। अब देखो माइनस चार्ज मैंने लिया नीचे और प्लस चार्ज लिया मैंने ऊपर, और ये सेपरेशन कितना है इन दोनों के बीच? 2D। माइनस से प्लस की तरफ कौन होगा? डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर। थीटा कितना बन रहा है? परपेंडिकुलर पड़ा आपका डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर पड़ा है, और ऐसी कंडीशन में तो भयंकर टॉर्क लगेगा। क्यों लगेगा टॉर्क? देख लो, ये माइनस फोर्स, माइनस क्यू पे फोर्स कितना है? माइनस क्यू, और ये इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? इधर, F बराबर प्लस क्यू। अरे वही याद रखो भाई, माइनस इधर है प्लस इधर है, ये प्लस इसको खींचेगा फोर्स, ये प्लस क्यू माइनस से खींचेगा फोर्स। कैसे घूमेगा? इस तरीके से घूम जाएगा, पूरा घूम जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा इसका इसमें। लेकिन उसके बावजूद नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स 0 ही होता है बेटा, फोर्स तो खत्म, एक इधर, टोटल फोर्स 0। लेकिन टॉर्क अब यहाँ पे कितना होगा? P इंटू ई होगा। नॉर्मली आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने स्टार्ट किया था थीटा एंगल से, और थीटा एंगल से स्टार्ट करके टॉर्क की वैल्यू कितनी निकाली थी? P साइन थीटा। और हमने जब केस पढ़ा कि फर्स्ट केस जब इक्विलिब्रियम में डाइपोल पढ़ा है तब कितना टॉर्क? 0। और जब वो परपेंडिकुलर पढ़ा है तब टॉर्क कितना? मैक्सिमम। वो कितना होता है? P इंटू ई होता है। बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। थर्ड केस इसमें लास्ट कि भाई जब वो एंटी पैरेलल पड़ा हो, थर्ड केस जब थीटा कितना हो? 180 डिग्री और एंटी पैरेलल हो। एंटी पैरेलल कौन कौन? P एंड E वेक्टर। अब एंटी पैरेलल के लिए कंडीशन क्या आ जाएगी? देखो टॉर्क की वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो P ई साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 180 हमेशा 0 होता है। आपको ये कैसे याद रहेगा कि 0 होता नहीं होता? साइन 0, साइन 2 पाई, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई। क्या कह रहा हूं मैं? साइन 0, साइन पाई का मतलब साइन 180, साइन 2 पाई का मतलब 180 का डबल, साइन 360। ये सब वैल्यू जिसमें पाई आ रहा है सब 0, और जिसमें पाई बाई 2 आ रहा है वो वैल्यू 1 कहलाएगी या फिर -1। तो डिपेंड करता है कि एंगल कितना है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 साइन, लेकिन 270 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। फिर इसी तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते आते हैं तो अपन को इसकी वैल्यू मिलती है। लेकिन आपको 0 का तो स्पेसिफिक ध्यान रखना है कि साइन 0, साइन 180, साइन 360, साइन आगे जितना भी आगे जाओ सबकी वैल्यू क्या होगी? 0। लेकिन होना किसमें चाहिए? पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ गया कि ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा वापस।
तो टो अपने पास वापस कितना आ गया, 0 ही आ गया। तो मिनिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो अब इसको डायग्राम से समझे, तो फर्स्ट केस में ही 0 ही था, फर्स्ट केस में 0 यानी वो भी मिनिमम था, और इसमें भी क्या है, ये मिनिमम ही है। अब इसमें कैसे समझते हैं डायग्राम से। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें रख दिया डाइपोल। अब मैंने इसको एंटी पैरेलल रखने के लिए क्या किया कि माइनस क्यू को तो इधर लिखा, देखो फर्स्ट केस में मैंने माइनस क्यू इधर लिखा था और उसके बाद प्लस लिखा था, लेकिन माइनस क्यू इधर तो प्लस क्यू इधर कर दिया ताकि डाइपोल की डायरेक्शन किधर हो जाए, माइनस से प्लस की तरफ इधर। और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर, डाइपोल मोमेंट इधर, थीटा कितना है 180 डिग्री, यानी एक दूसरे के कैसे ही हैं, एंटी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल है तो हो क्या रहा है कि टॉर्क नहीं लग रहा, टॉर्क 0 क्यों आ रहा है। तो देखो माइनस इधर कौन होता है, प्लस इधर कौन होता है, माइनस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से पता पड़ता है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इसका मतलब इधर प्लस रहा होगा, इधर माइनस रहा होगा। तो इस प्लस को तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन, यानी एक फोर्स लग रहा है, ये ऐसे रिपल्सन का। इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, बराबर क्यू ई, भाई प्लस क्यू चार्ज है तो क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई, तो चार्ज और ई को मल्टीप्लाई कर दो, आपको फोर्स मिल गया। अब आप देखिए इस माइनस क्यू चार्ज पे ये माइनस चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, रिपल ही करना है क्योंकि दोनों ही माइनस है। तो इस पे भी फोर्स कैसा लग रहा, ऐसे, और इसकी वैल्यू अब कितनी है, बराबर माइनस क्यू ई, ये भी क्यू ई, ये माइनस क्यू ई, एक दूसरे के अपोजिट, नेट फोर्स 0। इस केस में नेट फोर्स कितना हो गया, 0। और अब मेरे को एक चीज बताओ, किसी डाइपोल पे यू लग रहे हैं फोर्स, तो ये क्या घुमा देंगे क्या, पहले वाले में यू लग रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, दूसरे वाले में यू लग रहे थे, परपेंडिकुलर पड़ा था यू तो घूम रहा था, थर्ड वाले में यू लग रहे, इससे कुछ नहीं घूमेगा। जब घूमेगा ही नहीं तो टॉर्क किस बात का, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। तो ये था आपके टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन वी प्लेस्ड इट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।